बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। बेटा सेल डिवीजन का यूनिट हम स्टडी कर रहे थे। आज आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइटोसिस। माइटोसिस के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। चले देखें। देखो बेटा, माइटोसिस क्या होती है। माइटोसिस एक ऐसे तकसीम के अमल को कहा जाता है जिसके अंदर जो डॉटर सेल बनते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। देखें, एक सेल है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो इससे जो दो सेल बनेंगे उसमें भी क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे। अब देखें इसको ना, आप इसके अंदर बेसिकली क्रोमेटिड और सेंट्रोमेयर डिवीजन होती है। देखें, ये मैं प्रूव करूंगा। क्रोमेटिड और सेंट्रोमेयर डिवीजन होती है जिसकी वजह से इसमें क्रोमोसोम सेम रहते हैं। देखें, मैं एक छोटा सा स्केच बनाता हूं, आपको बात समझ आ जाएगी। पहले क्रोमोसोम ऐसा था, एस फेज से गुजरा, ठीक है ना, एस फेज से गुजरा तो वो ऐसा बन गया, क्रोमेटिड डुप्लीकेट हो गया। बात मैंने समझाई थी ना। फिर बेटे वो क्या हुआ, माइटोसिस से गुजरा, ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों अलग हो जाते हैं क्रोमेटिड। ये एक नया सेल बन जाएगा, ये एक नया सेल बनेगा। तो देखे ना, क्रोमेटिड सेपरेशन। क्रोमेटिड सेपरेशन की वजह से जो है बेटा, देख ले, एस फेज डबल करता है, माइटोसिस उनको दो सेल में बराबर बराबर डिवाइड कर देता है। तो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। ये बात मैं आगे चल के भी आपको समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। चले देखें, अब जब आप बात करते हो माइटोसिस की, तो माइटोसिस दो प्रोसेस से गुजरता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, ये बेटे न्यूक्लियस की तकसीम होती है। किसकी तकसीम होती है? न्यूक्लियस की। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की नहीं, सेल की डिवीजन होती है। पूरे का पूरा सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, तो इसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। कैरियोकाइनेसिस की बात कर लेते हैं। कैरियोकाइनेसिस में जो है बेटा, इनिशियली माइटोसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस के बेसिकली 4 स्टेप होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज। इससे पहले इंटरफेज हो चुका होता है। कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट करने से पहले, प्रोफेज स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको देता हूं। वो है बेटा माइटोटिक ऑपरेटस का, कि माइटोटिक ऑपरेटस जो है ये ऑर्गेनाइज होता है। फिर ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो होगा। माइटोटिक ऑपरेटस ऑर्गेनाइज होगा। मैं आपको माइटोटिक ऑपरेटस, ये माइटोटिक ऑपरेटस है, भैया माइटोटिक ऑपरेटस। माइटोटिक ऑपरेटस में बेसिकली 3 तरह के स्पिंडल्स बनते हैं। 3 तरह के स्पिंडल जो बाहर की, ये सेंट्रियोल से जो बाहर की तरफ निकलते हैं, दीज आर कॉल्ड एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल। ये भी स्पिंडल फॉर्म में ही आते हैं। बुक में 2 के लिए स्पिंडल लिखा हुआ, बच्चे कहते हैं 2 ही हैं, तीसरा है नहीं। तो बेटा रेफरेंस बुक्स उठाएं, डिफरेंट किताबों से अगर देखा जाए तो वहां से प्रूफ होता है उन्होंने स्पिंडल में 3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ठीक हो गया। तो जो क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है उसको कहते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। उसको क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर माइक्रो। ये दूसरा स्पिंडल है। तीसरा होता है पोलर। ये किसी क्रोमोसोम के साथ नहीं अटैच होता, बेसिकली ये बैलेंस, क्योंकि कुछ क्रोमोसोम छोटे होते हैं, कुछ क्रोमोसोम बड़े होते हैं, तो इन दोनों साइड्स के ऊपर क्रोमोसोम के पोलैरिटी एडजस्टमेंट करनी होती है। ठीक है ना, दोनों साइड बैलेंस करनी होती है। तो वो बैलेंस करने का जो काम होता है बेटे, वो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल का होता है, कि ये दोनों साइडों को बैलेंस रखता है। मेरा ख्याल है मेरी बात समझ आ गई। यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है एमटॉक। प्लांट में क्योंकि सेंट्रियोल नहीं होते, वहां एमटॉक्स होते हैं। एमटॉक माइटोटिक ऑपरेटस ऑर्गेनाइजेशन सेंटर को कहा जाता है। तो एक एम्प्टी स्पेस होती है बेसिकली वहां पर। तो वहां एस्टर तो नहीं होता प्लांट में, वहां पर पोलर और काइनेटोकोर होता है। ये बात हमने सेल वाले यूनिट में स्टडी की थी। चले अब आ जाते हैं बेटे प्रोफेज पर। देखिए, अभी मैंने जैसे कहा कि जनाब जो माइटोसिस है उसका सबसे पहला स्टेज प्रोफेज होता है, कैरियोकाइनेसिस का। अब प्रोफेज को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाए। अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज। देखिए अर्ली प्रोफेज में क्या होता है। अर्ली प्रोफेज में बेटा यहां पे लिखा हुआ है कि यहां पर सेंट्रियोल डिवाइड इनटू 2। इसका मैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट देता हूं। बेसिकली सेंट्रियोल डिवाइड हो जाते हैं इंटरफेस के अंदर। सेंट्रियोल जो है, क्योंकि अगर आपकी बुक की बात लेना तो ये इंटरफेस में डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड हो जाते हैं किसमें? इंटरफेस में। लेकिन अभी एक ही सेंट्रोसोम के अंदर वो होते हैं। ठीक है ना, कि कुछ इस तरीके से इनकी डिवीजन होती है। ये हैं, अभी ये ऐसे मौजूद होते हैं। ये 4 हो गए इंटरफेस में। पता नहीं लग रहा होगा इंटरफेस के अंदर ही है, लेकिन एक ही सेंट्रोसोम के अंदर वो मौजूद है। लेकिन जैसे ही प्रोफेज का अर्ली स्टेज आता है, ये अलग हो जाते हैं। दिखाई तब देते हैं
कि ये अलग हो, ये चार बन चुके हैं, दो 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 होते हैं ना पहले, दो और बन के ये चार हो गए। तो अर्ली प्रोफेज के अंदर ये दिखाई देते हैं, ये डिवाइड इंटरफेज में हो चुके होते हैं। बात को अंडरस्टैंड किया आपने? ये डिवाइड इंटरफेज में हो चुके, लेकिन अर्ली प्रोफेज के अंदर ये अपीयर होते हैं। ये आपकी बुक की लाइन बता रहा हूं मैं। एक्चुअल में ऐसा होता है कि इंटरफेज में जो है बेटा, इंटरफेज के एंड और प्रोफेज के स्टार्ट में इनकी एक्चुअल डिवीजन होती है। तो ये प्रोफेज की कैटेगरी में भी डाल देते हैं कुछ लोग इसको इंटरफेस की कैटेगरी में डालते हैं कि वहां डिवीजन होती है। बट हमें तो अपनी बुक फॉलो करनी है, आपके बुक के अकॉर्डिंग कि जनाब ये डिवाइड हो जाता है, बट एक ही सेंट्रोसोम में होते हैं, अपीयर नहीं हो रहे होते। जैसे ही अर्ली प्रोफेज आता है ये अलग होकर दिखाई देते हैं। ये ना इनमें यहां पर सेपरेशन आ जाएगी, ये अलग हो जाएंगे। और अब जो है वो चार आपके पास है, ठीक है ना, ये और ये ऑपोजिट पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे प्रोफेज के अंदर ही। प्रोफेज के अंदर ही न्यूक्लियस के ऑपोजिट एंड की तरफ यहां पर ये आ जाएंगे, दो यहां और दो यहां रह जाएंगे। तो एक बाइपोलैरिटी टाइप चीज जो है वो अरेंज हो जाती है। ये सारा कुछ होता है बेटा अर्ली प्रोफेज में। मिड प्रोफेज में क्या होगा? मिड प्रोफेज में ये होगा कि इससे स्पिंडल बनना शुरू हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर, जैसे मैंने बताया था ना, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, ये हो जाएंगे। और साथ ही जो क्रोमेटिन है न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन है ना, ये क्रोमेटिन जो है ये बेटा ये कंडेंस होना शुरू हो जाएगा मिड प्रोफेज में। और वो क्रोमेटिड्स आपको बकायदा अलग तौर पर दिखाई देंगे ना, क्रोमेटिड्स आपको दिखाई देंगे अलग अलग, आपको सेंट्रोमेयर और क्रोमेटिड जो है वो अलग अलग आपको दिखाई देंगे मिड प्रोफेज के अंदर। लेट प्रोफेज में क्या होगा? लेट प्रोफेज में ये होगा कि बेटा कॉइलिंग 100% हो चुकी होगी। लेट प्रोफेज में ये होता है कि न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर हो जाती है, और न्यूक्लियस के जो कंटेंट्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म मोर विस्कस हो जाता है, विस्कोसिटी उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर कंटेंट भी आ गया। न्यूक्लियोलस इसमें डिसअपीयर होता है लेट प्रोफेज में, एंड में ही होता है, ठीक हो गया। और फाइनली माइटोटिक ऑपरेटस मुकम्मल तौर पर बन चुका होगा। अब ये क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी हो चुके हैं। माइटोटिक ऑपरेटस के बारे में मैं आपको पहले ही कॉन्सेप्ट दे चुका हूं। अब बेटा अगला जो स्टेप है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है मेटाफेज। देखें मेटाफेज के बारे में मैं आपको समझाता हूं। मेटाफेज के अंदर क्या होगा? क्या होगा जी मेटाफेज में? देखें मेटाफेज के अंदर ये होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इक्वेटर के ऊपर अरेंज हो जाते हैं। देखिए मैं बनाता हूं, आपको बात समझ आ जाएगी। ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ सेंट्रियोल जा चुके हैं, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो चुकी है, और यहां पर ऐसे ये स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। ये ऐसे स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, ठीक है ना। हम एनिमल को लेके चल रहे हैं, तो ये एक सेल है पूरा, ये बन गया। अच्छा बेटा अब जो क्रोमोसोम था वो ऐसे था, एस फेज के जाने के बाद वो ऐसा बन चुका है, डुप्लीकेटेड फॉर्म में आ चुका है, ठीक है ना, वो डुप्लीकेटेड फॉर्म में वो आ चुका है, ठीक हो गया। चल अब देखिएगा, तो अब मैं क्रोमोसोम को जो है बेटा वो अटैच करवा रहा हूं, मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि ज्यादा अच्छा समझ आएगा आपको। ये ले, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, इसमें ना दो क्रोमेटिड है ऐसे ना एक ही सेंट्रोमेयर के अंदर, इसलिए मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखिएगा ये मेटाफेज के अंदर ये इक्वेटर पर अरेंज होते हैं, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल बने, ये सेंटर जो है ना, ये इसको जो है बेटे इसको आप बोलते हो मेटाफेज प्लेट, ठीक हो गया, या इसको इक्वेटोरियल प्लेट भी कहा जाता है। इक्वेटर है ना, इक्वेटोरियल प्लेट भी आप इसको बोलते हैं। बेसिकली यहां पर क्रोमोसोम को अरेंज, मैंने 4 बनाए, होते 46 ही हैं, मैंने ताकि जगह कम है तो इसलिए 4 से बात समझ आ जाएगी आपको। दिस विल बी अ मेटाफेज। अगला फेज बड़ा क्रिटिकल है, एनाफेज। इसके अंदर जो है अब क्रोमेटिड सेपरेशन होगी। अब देखें ना, यहां पर 46 क्रोमोसोम है और 92 क्रोमेटिड है इस वक्त, ठीक है ना। 46 क्या है? क्रोमोसोम, और क्रोमेटिड कितने हैं बेटे? वो 92 है, क्योंकि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है ना, क्रोमेटिड डबल है, एस फेज में डबल हो गए थे, तो क्रोमेटिड 92 है, बट क्रोमोसोम कितने हैं इस वक्त? यहां पर 46 हैं। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो बेटे इस मेटाफेज के बाद नेक्स्ट आ जाता है एनाफेज।
बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनाफेज क्रिटिकल फेज है, ठीक है ना। क्या होता है जी, मैं बस समझा देता हूं, कोई इश्यू नहीं है, अभी आपको बात समझ आ जाएगी। देखें ये जी एनाफेज बना लेते हैं हम जी। एनाफेज में स्पिंडल्स कुछ यूं होते हैं, ये ले जी यूं होते हैं, ये जी पूरा सेल है, ठीक हो गया, ये पूरा सेल है। अब क्या है, मैं क्रोमोसोम आपको दिखाता हूं। क्रोमोसोम जनाब ऐसे था, ऐसे ही है ना, जिसको मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छे से, ये यूं है, 2 क्रोमेटिड है। तो बेटा मैंने कहा था कि यहां पर एनाफेज में क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, यहां पर सेंट्रोमेयर डिवीजन होते हैं। अब देखो ये यहां से टूटेगा, सेंट्रोमेयर की जगह पे देखें ना, ये यहां से टूटेगा। यहां से टूटने से क्या होगा, देखें ये यूं हो जाएगा, सेंट्रोमेयर के दरमियान से टूटा है और 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स अलहदा हो गए। 2 सिस्टर क्रोमेटिड अलहदा हुए तो आप देखिएगा कुछ ये यूं होंगे। ये देखें सिस्टर क्रोमेटिड अलहदा हुए। अब सिस्टर जो क्रोमेटिड अलहदा हुए हैं बेटा, अब आप देख सकते हो कि क्या है, यहां पर 46 क्रोमोसोम है। अब ये 46 ही क्रोमेटिड है, यहां पर भी 46 ही क्रोमोसोम है और 46 ही क्रोमेटिड है, देखे ना। तो अब क्रोमेटिड भी और क्रोमोसोम भी बराबर हो गए क्योंकि सेपरेशन हुई है यहां पर, ठीक हो गया ना। 46 ही क्रोमोसोम है, 46 ही क्रोमेटिड है। लेकिन अब सेल में बोलोगे तो सेल में 92 क्रोमोसोम है और 92 क्रोमेटिड है। ये बात याद रख लेना। अभी क्योंकि सेल 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं हुआ, अभी सेल इंटैक्ट है। साइटोकाइनेसिस अभी होनी है, साइटोकाइनेसिस जो है बेटे वो अभी होनी है। बात को आपने अंडरस्टैंड किया। तो यहां पर जो है बेटा 46 क्रोमोसोम, अब क्योंकि अब क्रोमेटिड इज इक्वल टू क्रोमोसोम हो चुके हैं, बात क्रोमेटिड इक्वल टू क्रोमोसोम, क्योंकि अब सेंट्रोमेयर अलहदा हो चुका है। बात को अंडरस्टैंड किया, अब ये बराबर हो गया। तो अब ये जो है बेटा ये बराबर हो चुकी है बात, ठीक हो गया। चल अब मैं आगे चलता हूं, ये सेपरेशन होगी यहां पर अब ये मुकम्मल तौर पर एनाफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होता है बेटा, टीलोफेज के अंदर आपको बाद में समझा देता हूं। टीलोफेज के अंदर ये बिल्कुल इसको ऑपोजिट टू प्रोफेज कहा जाता है। ऑपोजिट टू प्रोफेज कहा जाता है, ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए प्रोफेज में क्रोमेटिन कंडेंस होके क्रोमेटिड बने थे, यहां क्रोमेटिड दोबारा डीकंडेंस होके क्रोमेटिन बन जाएंगे। न्यूक्लियर एनवेलप वहां डिसअपियर हुई थी, यहां रीअपियर हो जाएगी। न्यूक्लियोलस वहां डिसअपियर हुआ था, यहां रीअपियर होगा। सारी चीजें रीअपियर होंगी, बिल्कुल ऑपोजिट होता है। माइटोटिक ऑपरेटस डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई इसको जो है ऑपोजिट टू प्रोफेज जो है बेटा वो कहा जाता है। फिर इसकी सिग्निफिकेंस बता दो, माइटोसिस तमाम तरह के जो है बेटा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जो डिवीजन होती है सब में ये होता है। रीजनरेशन इसी से होता है, हीलिंग ऑफ वाउंड माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जो है बेटा वो होती है, ठीक हो गया। छोटी सी वीडियो दिखाता हूं, उससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। चले अब देखें जी बेटा, ये असल में ये छोटी सी वीडियो दिखाने का मकसद है कि आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है ये एक प्रोफेज स्टेट है। अब देखिए प्रोफेज के साथ 3 बॉक्स बने हुए हैं, अर्ली फेज, फिर मिड और फिर लेट फेज, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था कि अर्ली में कंडेंसेशन आपको दिखाई देगी, सेंट्रियोल जो है बेटा वो निकलेंगे अपने और ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो है वो जाएंगे। देखिए मैं इसको स्टार्ट करता हूं, चलिए देखिए कंडेंसेशन हुई, क्रोमोसोम कंडेंस, देखिए ना ये सिस्टर क्रोमेटिड है जो कि एक ही सेंट्रोमेयर के ऊपर अटैच है। सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ही सेंट्रोमेयर पर अटैच है। फिर क्या होगा बेटा, ये सेंट्रियोल मूव करेंगे टूवर्ड द ऑपोजिट पोल्स, ठीक है ना। ऑपोजिट पोल अर्ली प्रोफेज में ही ये मूव करना शुरू कर देते हैं। लास्ट में जो है बेटा वो न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होती है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होगी और ये क्रोमोसोम्स जो है बेटे वो आ जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है ना। स्पिंडल्स बनेंगे और उन स्पिंडल्स के साथ जो है बेटा प्रोफेज में ही ये अटैच हो जाएंगे। ये अटैच हो रहे हैं, देखिए ये अटैच हो गया। अब देखिए ना काइनेटोकोर जो प्रोटीन है वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होती है। काइनेटोकोर प्रोटीन, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। अब ये मेटाफेज स्टार्ट हो रहा है। मेटाफेज के अंदर क्या होता है बेटा, मेटाफेज के अंदर ये होता है कि ये इक्वेटर के ऊपर अटैच हो गया, मेटाफेज प्लेट बन चुकी है। मैंने बताया था ना
और एनाफेज में क्या होगा, ये सेंटर से इसको खींचेंगे, सेंटरों में डिवाइड होगा और दो सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे, ये मूव करेंगे टूवर्ड ऑपोजिट पोल्स। देखिए ये मूव कर रहे हैं टूवर्ड ऑपोजिट, ये एनाफेज है। एनाफेज के अंदर ऐसा होता है, ठीक है ना, मूव कर जाएंगे, साथ ही साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गई और ये सेल दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ठीक होगा ना। ये देखें ये सेल दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो, ये कंस्ट्रिक्टिंग रिंग बन रही है। मैं अभी आपको साइटोकाइनेसिस में कंस्ट्रिक्टिंग रिंग कैसे बनती है देखें। टीलोफेज स्टार्ट हो गया, टीलोफेज में ये दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप बन गई और न्यूक्लियर एनवेलप जो है बेटा बन के दोबारा से ये सेल दो हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड हो गया। मेरा ख्याल है मेरी बात आपको बहुत अच्छे से बेटे समझ आ गई होगी। चले इसके बाद दोबारा जो है वो हम उसी टॉपिक की तरफ जो है वो मूव करते हैं। उसमें मैं आपको साइटोकाइनेसिस के बारे में आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है बेटे वो दे देता हूं। मैं आपको बता रहा था बेटा अब जो हिस्सा अब हमने स्टडी करना है वो साइटोकाइनेसिस है। प्लांट और एनिमल में साइटोकाइनेसिस बिल्कुल डिफरेंट होती है। देखिएगा सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस होती है बेटे उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है। कौन इन्वॉल्व होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है बेटा जब मेटाफेज स्टेट आती है, मेटाफेज स्टेट आती है तो इससे वेजिकल्स बनते हैं, ठीक है ना। मैं अगर ये प्लांट का सेल बना दूं, ठीक है ना, ये मैं प्लांट सेल में बता रहा हूं आपको, प्लांट सेल के अंदर तो बेटा क्या होगा, वेजिकल बनेंगे। ये वेजिकल ऐसे सेंटर में जमा हो जाते हैं, ऐसे सेंटर में वेजिकल जमा हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये वेजिकल्स जो है बनेंगे ये मेटाफेज में, और ठीक टीलोफेज के अंदर ये वेजिकल्स बेटे कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रेगमोप्लास्ट में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये फ्रेगमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है बेटा ये बेसिकली जो है वो सेल को डिवाइड कर देगी और फ्रेगमोप्लास्ट खुद बनते हैं सेल में। बच्चे कहते हैं सेल वॉल बनता है, नहीं बेटा सेल वॉल नहीं, खुद ये बनेगी सेल मेम्ब्रेन, बट आल्सो रिलीज सब्सटेंसेस। ये जो है बेटा रिलीज करेगी सब्सटेंसेस फॉर फ्यूचर सेल वॉल। खुद सेल वॉल नहीं बनेगी, सब्सटेंस रिलीज करेगी, खुद इसने बनना है सेल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन ऐसे कवर अप होगी, ऐसे जो है बेटा ये सेल जो है ये यहां से यूं ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और ये यहां से यूं डिवीजन हो जाएगा। दिस इज द साइटोकाइनेसिस इन प्लांट। जबकि साइटोकाइनेसिस एनिमल्स के अंदर कैसे होते हैं देखेंगे। एनिमल की साइटोकाइनेसिस दिखेगी। एनिमल की साइटोकाइनेसिस में जो क्लीवेज फारो बनती है वो बाहर से दिखाई देती है, प्लांट में दिखाई नहीं देती। वो वजह भी बताता हूं। पहले मैं एनिमल की बता दूं जी, मैं अब बताने लगा हूं एनिमल की। प्लांट की मैं बता चुका हूं, एनिमल्स में कैसे होता है। देखिए एनिमल्स के अंदर जो है बेटा क्या होता है कि ये आप देख सकते हो, दीज आर एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक हो गया। ये एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे बेटे सेंटर में सिग्नल सेंड करता है। एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में यहां पर कंडक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन और मायोसिन वो बेटे एक्टिव हो जाती है। ये एक्टिन और मायोसिन कौन सी है? कंडक्टाइल प्रोटीन है। ये कंडक्टाइल रिंग बनाएगी, कंडक्टाइल प्रोटीन ये रिंग बनाएगी एकदम ऐसे, ये ऐसे रिंग बनेगी। इसको कहते हैं कंस्ट्रिक्टिंग रिंग या क्लीवेज फारो। क्या बोलेंगे इसको? क्लीवेज फारो बोलेंगे। ये सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो एनिमल में एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल इन्वॉल्व होते हैं, एनिमल में क्लीवेज फारो बनती है, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। तो इसमें इस तरीके से साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस वो होता है। वो जो बात मैं आपको बता रहा था वो मैं आपको बता देता। देखो प्लांट और एनिमल में ना से ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। देखो बेटा प्लांट सेल में जो डिवीजन होती है ना ये सेंटर है। प्लांट सेल में जो डिवीजन होती है वो कुछ यूं होती है, सेंटर से आउटसाइड के ऊपर। जबकि एनिमल सेल के अंदर जो डिवीजन होती है ना वो टूवर्ड सेंटर होती है, ठीक है ना। इसलिए बाहर से ये क्लीवेज ये दिखाई देती है आपको, है ना, क्योंकि ये सेंटर की तरफ हो रही है। बाहर से आपको एक कंस्ट्रिक्शन दिखाई देती है। तो इसको ना आप देखो, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा द फोर्स दैट इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स इन्वॉल्व होती है क्योंकि ये सेंटर की तरफ खींचते हैं सेल को, और ये बाहर से फिर इस वजह से ये कंस्ट्रिक्शन दिखाई देती है। जबकि प्लांट में ये बेटा
अवे फ्रॉम सेंटर होती है। तो अवे फ्रॉम सेंटर हो तो उसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असल में ये कॉन्सेप्ट है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से प्लांट का सेल जो है बेटे वो डिवाइड होता है। ठीक हो गया, चले यहां पर हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया। आपका कोई सवाल हो तो जरूर बताइए। जी बेटा, साइटोकाइनेसिस को भी मैं वीडियो की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, देखिए साइटोकाइनेसिस में जैसे मैंने आपको कहा कि पूरे का पूरा सेल डिवाइड होता है। देखिए ये प्लांट सेल है, दरमियान में आप गौर करें आपको ये वेजिकल्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा था कि ये वेजिकल जो है मेटाफेज में बन जाते हैं, जिसको सेल प्लेट कहा जाता है। ठीक है ना, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बने। ये सेल प्लेट फिर टीलोफेज में फ्रैग्मोप्लास्ट बनती है और सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। आप देखिए ये सेल डिवाइड हो गया दो हिस्सों में। ठीक है ना, तो प्लांट के अंदर इसी तरीके से ये बेटे होती है। और कुछ चेक पॉइंट्स भी होते हैं इसके अंदर, माइटोसिस के अंदर, G2 फेज के अंदर और G1 फेज के अंदर। ये माइटोटिक फेज में एक चेक पॉइंट होता है, G2 फेज में एक चेक पॉइंट होता है और इसी तरह G1 में होता है। इनका काम होता है कि ये सेल को जो है बेटा ऑब्जर्व करते हैं कि आया सेल नॉर्मली डिवाइड हो रहा है या इसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ गया। अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए तो इसको यहां पर रोक दिया जाता है। चल सेल में ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है। ठीक है ना, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है बेटा आप देख रहे हो ये एनाफेज के बाद बनना शुरू हो जाती है और फिर जो है बेटा ये सेल को दो हिस्सों में डिवाइड। ये एनिमल की साइटोकाइनेसिस है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है एनिमल सेल में और फिर ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग देखिए सेल को दो हिस्सों में। और मैंने कहा था ना कि पिंचिंग बाहर से दिखाई देती है, ये एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस है। प्लांट की हमने डिस्कस कर ली, ये एनिमल की है। चले मेरा ख्याल है कि यहां पर आपका टॉपिक बेटा मुकम्मल तौर पे क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मुझसे जरूर सवाल कीजिएगा। थैंक यू।